एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन तार तार होता हुआ दिखता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आपस में इस कदर उलझ जाएंगे, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन सब कुछ सामने नजर आने लगा है। तो कहा क्या जाए, टटोलते चले जाइए। आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा मामला क्या है, अब अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो कहा जा रहा था 2014 से लेकर 2025 तक का कार्यकाल को अमृतकाल का रूप दिया गया और कहा गया कि मौजूदा सरकार ने भारत के लिए इतने बड़े बड़े काम किए और पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही कुनबा बढ़ता चला जा रहा है तो कुनबों की लड़ाई इस कदर फैलता चला जाएगा कि साथ में आरएसएस के थिंक टैंक मौजूद हो तो कहा क्या जाएगा। लेकिन आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के झगड़े सुलझाने में नाकाम होता हुआ दिखता है। आज यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में अनकरीब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा चुनाव जीता है और अच्छे प्रचंड बहुमतों से जब हरियाणा का चुनाव जीता गया तो कहा जाने लगा था कि कांग्रेस के तमाम अरमानों को भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया। लेकिन किसे पता था कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ही वरिष्ठ नेता अनिल विज जी लगातार अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा होते हुए दिखाएंगे। समझते चले जाइए। तो ताजा उदाहरण को देखते चले जाइएगा तो स्पष्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अनिल विज जो हरियाणा सरकार में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री हैं, वैसे वो लगातार 7 बार के विधायक हैं। वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है तो समझते चले जाइए और याद कर लीजिए। और जिस तरह से अनिल विज ने चुनाव के दौरान ही अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की तमाम कोशिश जरूर की, जब उनसे पूछा जाने लगा तो वो घुमा फिरा के ये कहते थे कि वो मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल है। जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़े तो पार्टी का अपना मत था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनाए जाए और अंततः ऐसा होता हुआ दिखा। समझते चले जाइए। लेकिन अनिल विज जो मंत्री है उसको पार्टी ने शोकॉज कर दिया, शोकॉज नोटिस कर दिया। और अनिल विज जो वरिष्ठ नेता है, अगर पार्टी उसको ही शोकॉज नोटिस जारी कर दे और उसको लेकर जब अनिल विज मीडिया के सामने आ जाए और अपने तमाम 8 सवालों का जवाब जिस कदर देते हुए नजर आए तो किस तरह के झगड़े पसर गए हैं और अब मीडिया की सुर्खियां बनने लगी है। तमाम राज्यों को टटोलते चले जाइए तो कहीं ना कहीं इस तरह के झगड़े आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन पार्टी किसी तरह इससे उबरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उबर नहीं पा रही है। अनिल विज के मामले को टटोलते चले जाइए, एक एक बात को टटोलते चले जाइएगा, स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि किस तरह पूरी तरह से अनिल विज लगातार नायब सिंह सैनी को घेरते हुए नजर आते हैं। उन्होंने क्या कहा आप टटोलते चले जाइए, आप देख सकते हैं किस तरह और क्या क्या करते हुए नजर आए। और पहली फुर्सत में ही अनिल विज ने अपने ऊर्जा मंत्रालय के अंदर काम करने वाले हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार को जिस तरह से हटा दिया, उसके बाद फिर एक बार राजनीति की लड़ाई सामने आते हुए दिखा और टटोलते चले जाइए। अनिल विज सिर्फ यही नहीं, वो नायब सिंह सैनी को इस बात के लिए घेरते हैं कि अंबाला के डीसी जो पार्थ गुप्ता है उनको हटाने के लिए किस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स किए। तो किसी न किसी तरह नायब सिंह सैनी ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता को वहां से हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी अनिल विज खुश बिल्कुल नहीं हुए। समझते चले जाइए, क्योंकि अंबाला से हटाकर पार्थ गुप्ता को यमुनानगर के डीसी बना दिए गए। तो समझते चले जाइए। और अनिल विज का मानना था कि पार्थ गुप्ता को डीसी बनाए जाने के खिलाफ है, वो नहीं चाहते थे कि पार्थ गुप्ता उपायुक्त के पद पर आसीन रहे। तो समझते चले जाइए। सिर्फ यही नहीं, अनिल विज
एक एसएचओ को हटाने के लिए किस तरह डीजीपी को फोन किए और डीजीपी से एसएचओ को हटाने के लिए पूरी तरह पैरवी किए। वहां भी अनिल विज को हार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि नायब सिंह सैनी के अंदर ही गृह मंत्रालय हरियाणा का है और गृह मंत्रालय ने इस मांग को ठुकरा दिया। तो कहा क्या जाएगा, यानी मंत्री का झगड़ा जब एक थाना प्रभारी से होता हुआ चले और मंत्री के आदेश के बाद भी एक एसएचओ हटे नहीं, तो उसकी किरकिरी तो तय है। और यही बात को किरकिरी के रूप में अनिल विज देखते हैं और अपने लोगों को कहते हुए नजर आते हैं। तो टटोल लीजिए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा, क्या क्या कहे ये भी समझते चले जाइए। और आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने जो शो को नोटिस का जवाब किस तरह दिए, और जब वो मीडिया में आए तो ये कहते हुए नजर आए कि किस तरह नोटिस उनको मीडिया के मार्फत प्राप्त हुआ और मीडिया में यह बात कैसे लीक हो गई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताना चाहिए। चलिए आज टटोलते चले जाइए कि उन्होंने नायब सिंह सैनी के लिए क्या क्या कहे। तो 3 फरवरी के भी इस ट्वीट को समझते चले जाइए, किस तरह अनिल विज सामने आए और इस बार 17 फोटो शेयर करे। उसके बाद पूरी तरह से हड़कंप मच गया, क्योंकि वो जो 17 फोटो शेयर किए और अनिल विज के प्रतिद्वंदी चित्रा सरवार के साथ पूरी तरह फोटो शेयर किया, यानी चित्रा सरवार और सैनिक किस तरह मिलते हुए नजर आते थे। इन बातों को शेयर करके उन्होंने नायब सिंह सैनी को भी कटघरे में गद्दारों के लिस्ट में खड़ा करने का काम किए। अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अंदर खाने पे चरम तक पहुंच गई है। अनिल विज ने पार्टी हाईकमान को जो जवाब दिया, यानी 8 बिंदुओं पर, उसकी जवाब को भी आज तलाशते चले जाइए। भरम फैलाया मुझे टिकट नहीं मिलेगी। टॉप सोर्सेज के मुताबिक विज ने हाईकमान को बताया कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, अगर टिकट मिल गई तो वह जीतेगा नहीं। ये तमाम बातें उन्होंने जवाब में दिया। अब दूसरी बातों को भी टटोलते चले जाइए। मुझे मारवाने की साजिश रची, मेरी सुरक्षा घटाई गई, मुझे टिकट मिल गई, फिर चुनाव में मुझे मरवाने की साजिश रची गई है और इसमें पार्टी के ही कुछ लोगों का साथ मिलता हुआ नजर आता है और इसके साथ ही कुछ प्रशासनिक अफसर को भी इसमें घेरने का काम उन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। मुझे चुनाव हराने के लिए प्रशासन ने साजिश रची, चुनाव के दौरान जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। नगर पालिका ने मेरे खिलाफ लोगों को नाराज करने के लिए मंजूर शुदा सड़कें तक नहीं बनवाई। विकास कार्यों की वजह से मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस वजह से मुझे प्रचार के दौरान लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा थी और इसकी कोशिश थी कि मैं चुनाव हार जाऊं। चौथी बात को भी टटोलते चले जाइए, जवाब बड़े दिलचस्प है। सीएम पार्टी अध्यक्ष को सूचना दी थी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेरे द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरोड़ी को भी दी गई। मुझे आश्वासन दिया गया कि सरकार के 100 दिन पूरे होते ही इस मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 100 दिन के बाद मेरी शिकायत पर न सरकार ने कोई एक्शन लिया और न ही संगठन के स्थापना को कार्रवाई की गई। 5वें बातों को भी टटोल लीजिए। मेरे कहने पर भी एसएचओ ने सस्पेंड नहीं किया। मैंने पहले ही आपको बताया था एसएचओ के मामले क्या है और 5वीं बिंदुओं पर जब अनिल विज ने इस मामले को पार्टी में लिखित रूप से दिया तो समझते चले जाइए। 6ठी बातों को वो टटोलते हुए कहते हैं कोषाध्यक्ष को हटाने की बात उसमें सामने आ रही है, उसको भी टटोल लीजिए। अम्बाला जिले के कोषाध्यक्ष आशीष दयाल के बारे में मैंने पार्टी और सरकार को सबूत दिए थे, जिसमें वे विरोधी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद कर रहे थे। मैंने भाजपा नेता का चित्रा सरवारा के साथ वीडियो भी दिए जिसमें वह विपक्षी नेताओं के साथ खड़ा होकर मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है। इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7वें बातों को भी टटोलते चले जाइए। मेरे खिलाफ लड़ी निर्दलीय उम्मीदवार को पार्टी ला रहे थे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी मेरे विरोधियों ने और चुनाव जीतने के बाद पार्टी में ही मेरे विरोधियों ने एक और साजिश रची थी। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो इस मामले में ग्राउंड लेवल की जांच करा सकता है। और 8वां चीज को भी टटोलते चले जाइए, यानी 8वां बिंदु को टटोलते चले जाइए।
नोटिस जानबूझकर लीक किया गया। अनिल विज ने नोटिस की कॉपी मीडिया में कैसे आई, इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है, यह जांच का विषय है कि लोगों के बीच सीक्रेट कम्युनिकेशन थी, इसे लीक कौन कर रहा था। पार्टी चाहे तो इसकी जांच करा सकती है, ना चाहे तो पार्टी की मर्जी। विज ने कहा, मुझे मीडिया से ही पता चला और मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा। अंदाज लगाते चले जाइए। मंत्री अनिल विज हरियाणा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को भी पूरी तरह से घेरते हुए नजर आते हैं, और उसके बीच में विवाद क्या है उसको भी टटोल लीजिए। दो बिंदुओं में इसको समझने की कोशिश करते हैं। 18 जनवरी को बड़ोली पे लगे आरोपों की जांच हो रही है। गवाह से कहा है कि मैं निर्दोष हूं, और बड़ोली कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह पहली बात उन्होंने 18 जनवरी को कही। दूसरी बार उन्होंने 2 फरवरी को फिर एक बार बयान जारी किया था, उस बयान को भी टटोलते चले जाइए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D महिला से गैंगरेप के आरोप हो, वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह ले रहे हैं। ऐसे धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता। अडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बड़ोली जी अडवाणी से बड़े नेता नहीं है, यानी वो स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर 376 के मामले को लेकर जिस तरह अनिल विज सामने आए, अंदाजा लगाते चले जाइए, किन किन बातों को टटोलते चले जाइएगा। अनिल विज की लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई, यानी पार्टी का अंतरकलह शुरू कहां से हुआ, तो याद कर लीजिए 2019 का चुनाव, याद कर लीजिए 2019 का विधानसभा चुनाव, जिसमें अनिल विज करीब 20,165 मतों से आराम से जीत गए थे। उस समय भी उनकी प्रतिद्वंदी वही चित्रा सरवारा थी। तो समझते चले जाइए, जो चित्रा सरवारा है वो कांग्रेस के मंत्री निर्मल सिंह की बेटी है, और 2024 के चुनाव में भी पूरी तरह से चित्रा सरवारा ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनिल विज को चैलेंज करते हुए नजर आई। लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से कम वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। मात्र 7700 के आसपास वोट ही उनको प्राप्त हुआ, यानी किसी न किसी तरह वो संघर्ष करते हुए अनिल विज चुनाव जीते। और वहीं से शुरू होता अनिल विज का गुस्सा। और कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किन किन राज्यों में और कहां तक छिड़ गई है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। जोहार।